नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात करेंगे कि मिशन उत्तर प्रदेश कैसे बीजेपी का पूरा हो पाएगा और उसको लेकर विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है। भारतीय राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है, इसीलिए लगभग सभी दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर एनडीए के घटक दल लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए में शामिल अपना दल एस द्वारा जन स्वाभिमान दिवस के रूप में सोनेलाल पटेल की जयंती मना रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले और निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने की जुगत में लगी भाजपा अपने सहयोगी दल के कार्यक्रम को अब बड़ी गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निमंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग खासकर कुर्मी बिरादरी में अपनी पैठ रखने वाली पार्टी के साथ मिलकर मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को अपने पाले में खींचने की मजबूत नींव इस जयंती पर रखी जा रही है। कारण है कि मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, भदोही और सोनभद्र जिलों में कुर्मियों का ठीक ठाक वोट बैंक है और लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास तेज हो गया है। हालांकि इस प्रयास के बीच तमाम सर्वे ने फिर से बीजेपी की सरकार बनने के संकेत दिए हैं। एक सर्वे के मुताबिक यूपी में फिर बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। इस सर्वे की माने तो देश भर में अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को यूपी में 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को राज्य में 50.30% वोट मिलने की बात कही गई है और उसके अलावा दूसरे नंबर पर फिर से समाजवादी पार्टी है। सपा को सर्वे में 29.20% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। बसपा की बात कीजिए तो शेयर कम होते नजर आ रहे हैं। तो अब इस बात को लेकर लगातार मिशन उत्तर प्रदेश क्या है, इसको लेकर अब बातचीत होने लगी है। जो दल हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर अब मिशन तैयार कर रही है। एक तरह से विपक्ष को इस पर जो घेरने की बात है वो की जा रही है। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रविंद्र प्रताप सिंह सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी आर.के. मिश्रा जी से, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी मिशन उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है, ऐसे में जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है और जो शक्ति प्रदर्शन हम देखेंगे लखनऊ में होता हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम तक सब मौजूद रहेंगे, कितनी बड़ी तैयारी इससे आप मानते हैं 2024 के लिए? वक्ता जी, ऐसा है 2024 के लिए न कि भाजपा ही, मैं तो कहता हूं जो कि हर एक पार्टियां बड़े ही संवेदनशील तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। जहाँ तक भाजपा की बात है, हम एनडीए के जो गठबंधन में हैं वो और खुद भाजपा अपने आप को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चुनाव की तैयारी में लग रही है। देखिए, पिछले बार 2019 की अगर हम बात कर लें तो हमने देखा था कि जिस तरह से 5 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे आपने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ऐसे थे जिसमें 5 इन स्टेटों में 198 सीट ऐसी सीट थी जिसमें सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दलों से था। लेकिन आप देखेंगे कि चूंकि कांग्रेस कमजोर होने से आज आप जो परसेंटेज आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का, वो परसेंटेज पहले जो कांग्रेस का होता था वो चीज आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उस परसेंटेज को लेकर के आ रही है। आप देखेंगे 2019 में जब भाजपा चुनाव जीती थी, एनडीए चुनाव जीती थी, उस समय में 37.36% का ये हमारा वोट परसेंट था और वही चीज कांग्रेस का वहाँ पर 19% के आसपास था। मुझे लगता है क्योंकि हर एक पार्टियां
देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी अगर कमजोर होती है तो क्षेत्रीय दलों का उभार होता है। तो यहाँ पर 5 ऐसे स्टेट जिसमें मैंने गिनाए हैं जो कि कम से कम इस 5 स्टेट में 80 सीट वहां का ले लें, 42 सीट आप ले लें पश्चिम बंगाल का, या 40 सीट है शायद, 42 सीट यहाँ का है, शायद बिहार का है, 40 सीट है बंगाल का। ऐसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सारे स्टेटों में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों से डायरेक्ट मुकाबला, प्रत्यक्ष तरीके से मुकाबला है। लेकिन हम अपने संगठन के ऊपर में पूरा विश्वास है और निश्चित तौर पर हम अपने एनडीए घटक दलों के साथ आगे जो चुनाव की रणनीति है उसके ऊपर में काम भी कर रहे हैं और आगे भी काम करते हैं। जी, आर.के. मिश्रा जी, माना जाए एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी पूरी होने लगी है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है और ये साफ तरीके से देखा भी जाता है कि अगर दिल्ली तक रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरना पड़ेगा। 80 सीटों पर कामयाबी हासिल करने के लिए एनडीए जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्या इसे माने कि विपक्ष को एक करारा जवाब देने की आपने तैयारी की है कि महागठबंधन बना लो, जितने बड़े बनाने हैं, होगा कुछ नहीं? डॉक्टर जी, ऐसा है, इसको हम शक्ति प्रदर्शन की तरह ना देखें, बल्कि एक चुनाव की तैयारी की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसी तरह पर देखना चाहिए। अब आप देखेंगे जो कि 23 जून को जिस तरह से यहाँ पर पटना के अंदर में जो महारैली हुई थी, ये ऐसा था जो विपक्षी एकता की बात हम लोग बार बार कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं टूटती हुई नजर आ रही है। ये जरूर है जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, जैसे हमने देखा कांग्रेस के भी नेता अधीर रंजन चौधरी जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी हों, इन सबों ने जिस तरह से उसके बाद रिएक्ट किया, एक मंच पर तो आए, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन मिला वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि विपक्षी एकता कहीं भी संभव नहीं हो सकती, जबकि 2019 में भी इन्होंने असफल प्रयास किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये शक्ति प्रदर्शन ना होकर के बल्कि एक एकता के साथ दूसरा जयंती, सुनेलाल पटेल जी की जयंती भी है और उस जयंती के समारोह में जाकर के हम लोग उनको जयंती का भी मना रहे हैं बिल्कुल, और निश्चित तौर पर उन चुनावों के ऊपर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर हम देखेंगे आगे क्या रणनीति बनती है, वो भी उसके ऊपर भी चर्चा होगी। बिल्कुल आर.के. मिश्रा जी, सहमत होना भी चाहिए इस बात से, क्योंकि वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है 2024 के लिए, तो तैयारी अभी से सारी पार्टियों को ही शुरू करनी होगी। बात मैं रविंद्र प्रताप जी से करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, सपा की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ और बीजेपी को हटाओ, ये मंत्र क्या काम कर पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से अभी आर.के. मिश्रा जी ने बताया कि जो विपक्षी एकता है, जो महागठबंधन बीजेपी का सफाया करने के लिए बनाया गया, वो तो अब टूटता नजर आ रहा है। अब क्या रणनीति काम करेगी? जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर 2017 से ही देखने को मिलता है। 2017 में जो चुनाव हुए सबसे कम सीटें हम लोग पाए थे, 47। उसके बाद 2 उपचुनाव होते हैं दोनों मुख्यमंत्रियों के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, एक उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ, दोनों हार जाती है बीजेपी। उसके बाद में निकाय चुनाव होता है, हम बराबर की टक्कर देते हैं। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव होता है, हम उनकी 15 सीटें, हमारा गठबंधन कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण स्तरीय चुनाव होते हैं, हम 760 सीटें पाते हैं। ग्रामीण स्तरीय चुनाव मतलब 10 करोड़ लोगों का चुनाव, और ये 720 सीटें पाते हैं। उसके बाद से विधानसभा चुनाव होता है, हम इनकी 57 सीटें कम कर देते हैं और अपना 11% मत बढ़ा लेते हैं, और 224 स्थानों पे हम दूसरे स्थान पे रहते हैं। अब भाजपा का कुशासन मुक्त करने के लिए यूपी काफी है। 31 सीटें यहाँ से हम हरा देंगे, ये बाहर हो जाएंगे। अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बता नहीं पा रहे थे, आंकड़े भी नहीं बता पा रहे थे, वो 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ रही है। उसमें उत्तर प्रदेश में ही केवल सहयोगी उनके साथ बसते हैं, बाकी जगह सब सहयोगी साथ छोड़ गए हैं उनके। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें, इसीलिए लोग उत्तर प्रदेश पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए ये बार बार मुद्दा उठाया गया कि मिशन उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। लगातार 80 सीटों पर जब नजर रहती है तो लगता है कि ये आने वाले वक्त के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, 2024 के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा अगर आपने उत्तर प्रदेश को जीत लिया। 31 सीटें कम कर देते हैं तो ये बाहर हो जाते हैं, और इसका प्रमाण आपके पास है। 19 के लोकसभा चुनाव में हम इनको हरा चुके हैं, जबकि 50% वोट पाए थे।
50% वोट पाने के बाद भी हमने इनकी 10 सीटें कम कर दी थी। उसके बाद में विधानसभा का चुनाव आता है तो हम अपना मत प्रतिशत ही नहीं बढ़ाते हैं, इनकी 57 सीटें कम कर देते हैं। तो और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, सुन लीजिए, तो लेटेस्ट ट्रेंड है निकाय चुनाव का। इन्होंने सत्ता बना लिया है, लेकिन केवल 30% लोगों ने इनको वोट दिया उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर की पार्टी है निर्दलीयों के बाद में, और इनके 25 सांसद के क्षेत्रों में बुरी तरीके से हार हुई है निकाय चुनाव में। तो जनता ने तो अपना रूप दिखाई दिया है उत्तर प्रदेश में। तो आपको लगता है जी, आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है इस बार बीजेपी को पछाड़ने के लिए? तैयारी पूरी कभी भी नहीं होती है, लेकिन तैयारी हम लगातार हैं। जन जागरण यात्रा चल रही है, ठीक है, घर घर चलो प्रोग्राम चल रहा है, और सरकार की जो फेल्योर्स हैं वो जाके हमारे कार्यकर्ता घर घर बता रहे हैं। ठीक है। मैं विजय कौशिक जी के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार हम इस चीज को देख रहे हैं कि जब सर्वे होते हैं तो उसमें कांग्रेस का जो मत होता है वो सपा से भी नीचे नजर आता है। कहीं ना कहीं आप उस मैदान में उस तैयारी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं जितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपको दर्जा दिया जाता है। 50% वोट सर्वे के तौर पर देखा जाए तो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी के पाले में जाते दिख रहे हैं। उसके बाद उससे कम जो आंकड़ा देखा जाए तो वो सपा के पाले में जाता दिख रहा है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? उत्तर प्रदेश को कैसे आप जीत पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन प्रियंका गांधी की जिम्मेवारी लगाई गई है। निश्चित तौर पर वो बेहतर काम कर रही हैं, संगठन में नई जान खींचने का काम कर रही हैं। दरअसल गठबंधन की राजनीति से कांग्रेस पार्टी को पहले काफी नुकसान हुआ है, उसी का परिणाम हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, जहां हमारी पार्टी आशे पर चली गई, जबकि नंबर 1 पार्टी अगर कोई उत्तर प्रदेश में थी तो वो कांग्रेस। हमारे कई मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं। निसंदेह गठबंधन की राजनीति का हमें नुकसान झेलना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि अब बहन प्रियंका गांधी जी ने कुछ विशेष प्रोग्राम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बनाए हैं। जातिगत राजनीति के आधार पर वहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित समाज के लोग हैं, उन सबको एकजुट करने की कवायद हो रही है। इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग, राजपूत वर्ग, यानी कि सामाजिक समरसता के साथ सारे समाज को एकजुट करके हम अपनी नीतियों के द्वारा उनके बीच में अपनी पकड़ बनाने जा रहे हैं। वहीं भाजपा की जो जमीन है वो हिली हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। इसलिए जो कभी पार्टी अपने मुसलमानों को अपना दुश्मन मानती थी, आज वो मुस्लिम टोपी पहनने के लिए तैयार है। आज पैगंबर मोहम्मद के संदेशवाहक बनकर मोदी जी मुसलमानों को मोदी मित्र का कार्ड थमा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके जो वोट बैंक था, देखिए आपका जो वोट बैंक था उसे कहीं ना कहीं भाजपा ने काटने की पूरी कोशिश की है। अपना दल पार्टी के साथ सहयोगी जो क्षेत्रीय गठबंधन है, जो दल है, उसके साथ मिलकर उसने कुर्मी वोट बैंक को साधा है, ओबीसी वोट बैंक को साधा है, साथ ही साथ दलित वोट बैंक को भी साधने की तैयारी चल रही है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज जैसे कई नाम है, बहराइच, भदोही से लेकर, जिन पर कुर्मी बिरादरी का काफी असर देखा जाता है। और इसकी तैयारी पूरी तरीके से कांग्रेस की होते हुए भी ये पूरा वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, भाजपा के पाले में तब्दील होता जा रहा है। कहाँ चूक, कैसे, क्यों? चूक तो केवल एक ही रही है कि गठबंधन की राजनीति हमने जिन लोगों के साथ की, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का कार्य किया। और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। निश्चित तौर पर जब पार्टी में कोई नेता अपनी नीतियों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने में असफल होता है, तो वो कार्यकर्ता धीरे धीरे छिटक जाता है। लेकिन विपक्षी एकता है ना इस बार तो आपके साथ, विपक्षी एकता जो महागठबंधन किया। नहीं, आप सुनिए, जहाँ तक इस महागठबंधन की बात है, कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन में भरोसा नहीं रखती, क्योंकि लेकिन राहुल गांधी तो शामिल हुए थे ना, पटना की मीटिंग में राहुल गांधी जी नजर आए थे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ये देखिए, नीतीश जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि वो देश हित में कांग्रेस के पक्ष में जो क्षेत्रीय दल आना चाहते हैं उनके लिए एक जमीन तैयार करना चाहते हैं। हमने कहा स्वागत है, लोकतंत्र में सभी को काम करने का स्वागत है। अगर नीतीश जी मानते हैं कि कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही है और वो कांग्रेस के साथ ताल से ताल मिलाकर काम करना चाहते हैं, तो हमने कहा स्वागत है। अब मुद्दा वही है ना कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहे उसका स्वागत है,
जो देश हित में काम करना चाहे उसका स्वागत है। हाँ। जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर इस सरकार को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस की लड़ाई में साथ देना चाहता है, उसका स्वागत है। नहीं तो सर, महागठबंधन की तैयारी तो इसीलिए की गई थी, हमारी महागठबंधन की तैयारी तो इसीलिए की गई थी कि बीजेपी का सफाया करना है, देश से बीजेपी को हटाना है, इसीलिए आप पहुंचे थे वहां। तो अब आपकी तरफ से इस बयान को मैं ये मानूं कि कांग्रेस किसी भी महागठबंधन में साथ नहीं है, अकेले लड़ेगी बीजेपी के साथ। ये जो बीजेपी के सफाई का प्रोपेगेंडा है, खुद बीजेपी द्वारा फैलाया गया है। अच्छा। हमारा एजेंडा बीजेपी के सफाई का नहीं है, हमारा एजेंडा देश को बचाने का है। उन परिस्थितियों में गठबंधन की राजनीति पहले से भी होती रही है और आज भी देश की सत्ता में जो भाजपा केंद्र में काबिज है, वो खुद गठबंधन की राजनीति के सहारे सत्तासीन है। तो खुद गठबंधन की राजनीति की बैसाखियों के सहारे सत्ता में आने वाली भाजपा हमारे ऊपर कैसे गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा कर सकती है? भाई हमारी इच्छा होगी हम गठबंधन करेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। आर.के. मिश्रा जी, पार्टी का फैसला है, भाजपा कौन होती है इसमें? बिल्कुल। आर.के. मिश्रा जी, जवाब। देखिए वक्ता जी, अब बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में और संविधान के अंदर में अगर संवैधानिक तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें सब स्वतंत्र है, कहाँ किसका गठबंधन होता है, आज किसका नहीं होता है, इसमें ठीक है, हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन आप रिजल्ट तो देखेंगे। आज अगर भाजपा किसी के साथ गठबंधन करती है तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट भी तो देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे सपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे जो कि मैं आंकड़े भी सही से नहीं दे पा रहा था। मैं इनको बताना चाहता हूँ जो कि आंकड़े तो जनता देती है, हम तो ऐसे ही गलत आंकड़े देंगे, हम तो यही कहेंगे 400, लेकिन जनता सीधा 450 तक ले जाती है आंकड़े। तो मुझे लगता है कि 2019 में क्या रिप्रेजेंटेशन है, अभी राज्यसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो, क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये आंकड़े आपको भी पता होगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हो या कहीं पे भी आओ, मैं देश के अंदर में किसी भी राज्य की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, सपा की तरफ से लगातार आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को जितना ध्वस्त करना था, जितना बर्बाद करना था, उतना भाजपा की सरकार ने आकर किया है। अब इनके पास सिर्फ एक ही दूल्हा रह गया है, योगी आदित्यनाथ, इसके सिवा कोई नहीं बचा। और बीजेपी में अगर इस वक्त कोई सबसे बड़ा गुंडा है तो वो आपकी सरकार है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का किस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव का चुनाव हारती गई है। इन्होंने निकाय चुनाव का इन्होंने आंकड़ा दिया। मुझे लगता है कि निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा के अंदर के चुनाव हो, हम ये हमारी सीटों को कम कर दिया, इन्होंने अपनी सीट को बढ़ाया। ठीक है, ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज सरकार विकसित जो हुई है, आज 40 साल के बाद इस तरह की जो बात हुई है, जो कि एक प्रदेश के अंदर में एक सरकार विकसित हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको भी मंथन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी विजय कौशिक जी बता रहे थे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि आज क्षेत्रीय दलों द्वारा जिस तरह से इनके वोट बैंक को डेंट मिला है, डेंट किया गया है, मुझे लगता है इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि ठीक है, भाजपा अपने तरीके से सोच रही है, लेकिन जब जिस तरह से भाजपा के ऊपर में किसी तरह का अगर कोई ये लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगता है जो कि कम से कम क्षेत्रीय दलों का जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक लिया है, उन्होंने डेंट किया है, उनके ऊपर में भी मंथन करने की आवश्यकता है, खास करके कांग्रेस। रविंद्र जी, क्या कुछ जवाब होगा आर.के. मिश्रा जी के सवालों का? पहले तो मिश्रा जी ने कहा कि मैं गलत आंकड़े देता हूँ तो 450 पे पहुंच गए। इन्होंने गलत आंकड़े दिए थे बिहार के बारे में। बिहार की 42 सीटें बताई थी और पश्चिमी बंगाल में 40 सीटें बताई थी। यही आंकड़े गलत है, इनको दुरुस्त करना चाहिए। सर, आप महागठबंधन के साथ हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन करेगी, वरना विपक्षी एकता की कोई गुंजाइश अभी फिलहाल उनकी तरफ से तो नहीं है। आप भी मीटिंग में पहुंचे थे महागठबंधन के लिए, क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ रहा? आप क्या कहते हैं इस महागठबंधन को लेकर? विपक्षी एकता है या टूट रही है? अब दूसरी बात है कि भारत में, लोकतांत्रिक भारत में जब जब विपक्ष एकत्रित हुआ है, 77 हो, 80 हो, 89 हो, 2004 हो, तो सत्तारूढ़ पार्टी खत्म हो गई है। ठीक है, लेकिन यही इसी का ट्रायल, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब पहली बार ऐसा हुआ है लोकतांत्रिक इतिहास में कि चुनाव से पहले ही गठबंधन की रणनीति बन रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो 23 जून को मीटिंग हुई, उसकी अगली मीटिंग शिमला में होने वाली थी, जिसको कैंसिल करके अब बेंगलुरु में रखा गया है।
इसमें ये तय होना है कि वो 400 से 450 सीटें कौन सी हैं जिसपे हम अकेला उम्मीदवार उतारेंगे। ठीक है। तो ये निर्णय बेंगलुरु में होना है। ठीक है। तो आप इसके आधिकारिक स्टेटमेंट आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ गए हैं, जो वहाँ पर 15 उपस्थित दल थे उनकी तरफ से भी आ चुके हैं। छोटा सा सवाल का जवाब चाहूंगी बहुत कम शब्दों में। आपको नहीं लगता ये महागठबंधन का जो पैंतरा है ये आप पर बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जनता के पास ये मैसेज जा सकता है कि ये सारे विपक्षी दल एक होकर देश हित में नहीं बल्कि अपने हित में ज्यादा सोचने के लिए तैयार हैं। ये परसेप्शन जनता के दिमाग में नहीं बन सकता है? परसेप्शन पर जनता के मन में ये बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब नहीं रही, अब केवल एक आदमी है, मोदी है। मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये परसेप्शन जनता के मन में मोदी के चेहरे पर वोट पड़ता है, मानते हैं ना? मोदी के चेहरे पर वोट पड़ता है। मोदी के चेहरे पे अगर वोट पड़ता तो आज भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ के 6 राज्यों में नहीं सिमट गई होती, जिसमें से केवल 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात। विजय जी जल्दी से, अगर जरा भी फर्क पड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। कि भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई भी क्यों है? क्योंकि तमाम तरह के जो इन्होंने सर्वे कराए हैं उसमें पता चल चुका है कि उत्तर भारत में इनकी जमीन खिसक चुकी है। ठीक है, ठीक है। आरके मिश्रा जी की तरफ रुख कर रहे हैं। वक्त की कमी है, आरके मिश्रा जी 2 शब्दों में खत्म कीजिए फटाफट से। बट्टा जी देखिए, जो भी आंकड़े कोई भी दे, मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही सरकार बनाएगी, और मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का मिशन जो होगा वो जनता तय करेगी, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कौन सी सरकार बनेगी ये भी देखने वाली बात होगी। जनता सब कुछ जानती है, वो अपने हिसाब से अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए बेहतर सरकार चुनेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में मेरे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।